अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये लेक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिवीजन के हवाले से। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं और वो जल्दी से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, या वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ चुके हैं और वो दोबारा से जल्दी से रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये जो ट्यूटोरियल है उन सब लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम जैसे सबको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं या मशीन को दी जाती हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लैंग्वेज की बारी। तो लैंग्वेज दरअसल क्या है, कम्युनिकेशन टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में। जैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी के साथ हमने जब भी कम्युनिकेशन करनी होती है तो हम कोई ना कोई लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो लाजमी बात है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होंगी जो हमारी कम्युनिकेशन करवाएंगी मशीन के साथ। क्योंकि इसमें हमने प्रोग्राम बनाना होता है, तो प्रोग्राम हम किसके लिए बना रहे होते हैं, मशीन या कंप्यूटर के लिए बना रहे होते हैं। तो अब कंप्यूटर या मशीन के साथ जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी होगी, हमें क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करना होगा। उसके बाद अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स तो मेजर इसकी टाइप्स हैं, लो लेवल और हाई लेवल। तो अगर लो लेवल की बात की जाए तो लो लेवल जो है जिसको हम कहते हैं कि ये मशीन के करीब तरीन होती है और ह्यूमन लैंग्वेजेस से काफ़ी दूर होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज में फर्दर दो सब टाइप्स हैं, एक मशीन लैंग्वेज आ जाती है और एक दूसरी हमारी असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो मशीन लैंग्वेज की बात करेंगे, जो कि मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, 0 1 की लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ पे जस्ट और जब दो बाइनरी डिजिट यूज़ होते हैं, 0 और 1, क्योंकि जितनी भी डिजिटल मशीन है वो 0 और 1 को यूज़ करते हैं। 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो ये वाली लैंग्वेज होती है जो कि मशीन डायरेक्टली क्या कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। और मशीन लैंग्वेज अक्सर मशीन डिपेंडेंट भी होती है, यानी जिस मशीन स्पेसिफिक के लिए आप बनाते हैं वो उसी पे ही वर्क करती है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप मशीन लैंग्वेज, जैसे आपको किसी से कम्युनिकेशन करनी हो तो सिंपल, अगर ह्यूमन की भी किसी दूसरी लैंग्वेज को आपको सीखना हो, किसी और कंट्री की या किसी और रीजन की, तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है 0 1 की फॉर्म, उसको सीखना और उसके अंदर प्रोग्राम करना, इंस्ट्रक्शन देना मुश्किल होता है। तो इसलिए आसानी की तरफ मूव करने के लिए हमने नेक्स्ट जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज जो है ये मशीन लैंग्वेज से एक नेक्स्ट स्टेप पे है। इसके अंदर शॉर्ट वर्ड्स और सिंबल यूज़ होते हैं जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, इसके अंदर शॉर्ट वर्ड्स और सिंबल यूज़ होते हैं जिनको निमोनिक्स कहा जाता है। और याद रखिएगा, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज नहीं है, असेंबली लैंग्वेज, तो लाजमी बात है कि हमने रन किससे करवानी होती है, मशीन से करवानी होती है। तो असेंबली लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है पहले मशीन लैंग्वेज में, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए तो ये जो है ये ह्यूमंस के करीब तरीन लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लाइक जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इसको ह्यूमंस के करीब तरीन कहा जाता है और मशीन से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दूर है। यानी मशीन के अंदर हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है अगर मशीन पे हमें इसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ह्यूमन के लिए सीखना और इसके अंदर प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना क्या है, बहुत आसान है। लेकिन लाजमी बात है कि इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी मशीन पे रन करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन तो जस्ट मशीन लैंग्वेज को ही समझती है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रांसलेटर की या कन्वर्जन की, तो याद रखिएगा जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ भी यही होता है कि हम किसी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और किसी और लैंग्वेज वाले को
समझाना चाहते हैं तो यानी एक चाइनीज़ को हम उर्दू वो समझाना चाहते हैं तो उर्दू नहीं समझा पाएंगे। हम तो उर्दू में बात कर लेंगे, लेकिन हमें दरमियान में क्या ज़रूरत पड़ेगी, किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो ट्रांसलेट करके उसको समझाएगा। तो बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह होता है कि हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है जब हम मशीन लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करते, हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में बात करते हैं, तो ट्रांसलेटर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि वो समझ सके मशीन और उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर कर सके। अगर ट्रांसलेटर की टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स के अंदर इसके अंदर 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक असम्बलर है, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। अगर हम असम्बलर की बात करें तो असम्बलर ऐसा ट्रांसलेटर है, ऐसा प्रोग्राम है जो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, जो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ऐसे को हम क्या कहते हैं, असम्बलर कहते हैं। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ही क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये क्या था, असम्बलर था जो असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, और जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को सोर्स कोड कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो मशीन लैंग्वेज के अंदर कोड होता है या मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कन्वर्ट हो जाता है कोड, उसको ऑब्जेक्ट कोड हम कहते हैं। इसी तरह सोर्स दूसरा नाम आप सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अगर बात करें तो सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम जो है उसकी एक्सटेंशन डॉट सी या डॉट सी पी पी होती है। यानी जो भी हम कोड लिखेंगे उस फाइल को जो सेव करेंगे डॉट सी से भी कर सकते हैं या उस फाइल को डॉट सी पी पी से भी कर सकते हैं। जब हम सी प्लस प्लस कर रहे होते हैं तो डॉट सी पी पी ही एक्सटेंशन रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इस फाइल को सी लैंग्वेज की फ़ाइल को भी डॉट सी पी पी से सेव करते हैं तो हम एक्स्ट्रा फीचर जो सी प्लस प्लस के हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की जो एक्सटेंशन बनेगी वो डॉट ओ बी जे बनेगी। ठीक है, यानी जो प्रोग्राम आपका कन्वर्ट हो जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर वो उसकी एक्सटेंशन क्या बनेगी, डॉट ओ बी जे। उसके बाद अगर हम स्टेप्स की बात करें, जैसे अभी भी स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे, तो हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कोई भी न्यू प्रोग्राम, क्रिएट या आप कह सकते हैं राइट अ कोड। और उसके बाद हम जो अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम मशीन सी लैंग्वेज की बात करें तो क्रिएट करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम। फिर उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब जो है वो ये है कि कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेट करेगा हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कंपाइलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो यूज़ होता है प्रोग्राम वो क्या होता है, कंपाइलर। प्रोसेस कंपाइलिंग कहलाएगा और जो प्रोग्राम यूज़ होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। और याद रखिएगा अगर कंपाइलर ने कोई एरर जनरेट कर दी तो ये प्रोसेस दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा, यानी आप दोबारा एडिट करेंगे अपने कोड को। ठीक है, ये तब तक प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कंपाइलर जो है वो एरर डिटेक्ट करता रहेगा। एरर याद रखिएगा डिफरेंट टाइप्स की हैं, कौन सी एरर कंपाइलर डिटेक्ट करता है वो याद रखिएगा, सिंटैक्स एरर ये जो होगी। अगर कोई भी सिंटैक्स एरर होगी तो वो सिंटैक्स एरर क्या करेगा, यहाँ से आपको शो कर देगा और आपको तब तक सक्सेसफुली कंपाइलिंग यानी ट्रांसलेशन करके नहीं देगा जब तक आप तमाम जो सिंटैक्स एरर हैं वो रिमूव ना कर दें। अगर आप सक्सेसफुली सिंटैक्स एरर रिमूव करते हैं तो कंपाइलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होता है लिंकिंग का। ठीक है, लिंकिंग का प्रोसेस दरअसल क्या होता है कि लिंकिंग का प्रोसेस ये होता है कि जो आपकी सोर्स फाइल कन्वर्ट हुई है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर
और जो एक्स्ट्रा आप ऑब्जेक्ट फाइल जैसे लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह आप यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उनको आपस में क्या करती है, लिंक करती है। यानी सिंपल आप ये समझ लें कि डिफरेंट फाइल्स को, ऑब्जेक्ट फाइल को ये क्या करती है, कंबाइन करती हैं, जो सेम प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फाइल यूज़ हो रही होती हैं। जो लाइब्रेरी फाइल्स आप इंक्लूड करते हैं और जो ये आपका कोड होता है उसको आपस में क्या करती है, लिंकिंग करती है। इसमें आप जो प्रोसेस है वो लिंकिंग कहलाता है, और जो इसके अंदर प्रोग्राम यूज़ होता है वो प्रोग्राम लिंकर कहलाता है। जैसे कंपाइलर और कंपाइलिंग प्रोसेस था, इसी तरह लिंकर प्रोग्राम है और लिंकिंग प्रोसेस होता है। और याद रखिएगा, लिंकर भी एरर जनरेट करता है। लिंकर एरर तब जनरेट करता है जब आपकी जो फाइल है वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो। यानी आपने जो फाइल आपस में कंबाइन करनी है, अटैच करनी है, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, उसका पाथ गलत है, तो फिर लिंकर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो लोडिंग का प्रोसेस आता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी डॉट सी की फाइल बनेगी जो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपकी डॉट सक्सेसफुली जब कंपाइलिंग होगी तो डॉट ओबीजे फाइल बन जाएगी, और फिर यहाँ पे लिंकर जो है वो जो फाइल बनाएगा वो डॉट एक्जी फाइल बनाएगा। और लोडर, यहाँ पे जो प्रोग्राम यूज़ होता है वो लोडर होता है, जिसका काम क्या होता है, प्रोसेस क्या करना होता है, उसने लोडिंग का प्रोसेस करना होता है। यानी लोडिंग का प्रोसेस ये कहलाता है कि वो जो डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है उस फाइल को रैम के अंदर लेके जाना। यानी यहाँ पे हमने कहा डॉट सी बनेगी, और यहाँ पे डॉट सी फिर आपकी डॉट ओबीजे में कन्वर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट आपकी लिंकिंग के अंदर जो है वो डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, और एग्जीक्यूटेबल फाइल ही आपकी क्या होती है, रैम के अंदर लोड होती है। और लोड होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग का होता है। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू नेक्स्ट क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरर्स की बात करेंगे। एरर्स या बग भी इसको कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो एरर या बग्स हैं इनकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे सिंटैक्स एरर है, उसके बाद लॉजिकल एरर है, उसके बाद हमारे पास रन टाइम एरर है। तो सिंटैक्स एरर की बात की जाए तो जो भी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आप सिंपल इंग्लिश या उर्दू के अंदर सेंटेंस लिखते हैं तो इनका भी सिंटैक्स होता है, और आपको ग्रामर रूल्स पढ़ाए भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको वो प्रॉपर लैंग्वेज लिखते हुए ग्रामर्स के रूल्स और उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अपना एक सिंटैक्स होता है जो कि आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। यानी रूल्स होते हैं जिनको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उस लैंग्वेज के रूल्स को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब है आपने एरर क्रिएट कर दिया, और फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कंपाइलर कंपाइल नहीं करेगा और आपको वो एरर शो करवा देगा, और आपको वो सारे एरर रिमूव करने पड़ेंगे। सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई। यहाँ पे हम इंटरप्रेटर को डिस्कस करना भूल गए थे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस जो है ये याद रखिएगा कि इसमें दो डिफरेंस होते हैं। कंपाइलर जो होता है वो एज अ होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की ए सिंगल स्टेटमेंट को एक वक्त में कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट नहीं करता, कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल भी क्रिएट करके सेव कर देता है। तो इंटरप्रेटर को हर बार दोबारा से कन्वर्जन करनी पड़ती है, कंपाइलर को कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, दोबारा आते हैं। सिंटैक्स एरर की बात कर रहे थे। सिंटैक्स एरर हमने कहा कि जब रूल्स को आप फॉलो नहीं करेंगे। और लॉजिकल एरर जब आप क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं कि प्रोग्रामर के पुअर लॉजिक की वजह से जो एरर आती है। फॉर एग्जांपल, उसने एडिशन करनी थी और गलती से सिंबल मल्टीप्लिकेशन का प्रेस कर गया, या उसको कोई फार्मूला प्रॉपर सही नहीं आता था और वो फार्मूला क्या कर गया, गलत पुट कर गया। तो इसमें प्रोग्राम तो चल जाता है लेकिन इसमें आउटपुट गलत आती है। इसमें हमें
आउटपुट गलत आती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आउटपुट किसके अंदर रॉन्ग आती है, कौन सी एरर हो, तो लॉजिकल एरर ऐसी एरर होती है जिसकी वजह से आउटपुट क्या आती है, रॉन्ग। क्योंकि सिंटैक्स एरर हो तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता, लॉजिकल एरर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जैसे एडिशन करनी थी और उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन हो गई तो लाजमी बात है आउटपुट जो है वो आंसर जो है वो गलत आएगा। रन टाइम एरर जो है, ये एरर वो एरर होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद आती है। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है और एग्जीक्यूट यानी पहले कंपाइल भी सक्सेसफुली हो गया, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन गई, रैम के अंदर भी लोड हो गई, और फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर जो एरर आती है उसको क्या कहा जाता है, उस एरर को कहा जाता है रन टाइम एरर। जैसे आप कोई फाइल का पाथ देते हैं रन टाइम पे, और या फाइल को सिलेक्ट करवाते हैं और वो गलत फाइल सिलेक्ट करवा लेते हैं। यानी टेक्स्ट फाइल आपने करनी होती है और आप क्या कर लेते हैं, या इसी तरह आप देखें कि 1/0 या कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो रन टाइम पे आपको पता है कि एरर आ जाएगी और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। यानी इस रन टाइम एरर के अंदर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या कर जाता है, क्रैश कर जाता है। ऐसी तमाम किस्म की एरर जो होती हैं वो रन टाइम एरर कहलाती हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आइडेंटिफायर को डिस्कस करेंगे और कीवर्ड्स को, और उसके बाद हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफायर याद रखिएगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी आप एक नाम जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर। यानी किसी भी चीज़ को किसी भी नाम के साथ आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर। ठीक है। अब आइडेंटिफायर याद रखिएगा दो टाइप्स के होते हैं। इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो इसकी टाइप्स के अंदर दो टाइप्स हैं, एक यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर होते हैं और एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, यानी ऑलरेडी यूज़ होते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करवाने के लिए, या स्कैन एफ आप यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। और जो यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स हैं, जो यूज़र ख़ुद से आइडेंटिफायर यूज़ करता है, यानी ख़ुद से कोई नाम यूज़ करता है अपने पर्पज़ के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, यूज़र आइडेंटिफायर। ठीक है। उसके बाद अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स दरअसल क्या होते हैं कि कीवर्ड्स हमारे ऐसे स्पेशल किस्म के वर्ड्स हैं जिनको दूसरा नाम आप याद रखिएगा रिज़र्व वर्ड भी कहते हैं। यानी कीवर्ड्स कहें या रिज़र्व वर्ड, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी किसी मकसद के लिए रिज़र्व कर दिए गए हैं और आप उनको दोबारा किसी मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आइडेंटिफायर याद रखिएगा आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही ख़ानदान में एक बच्चा पहले पैदा होता है ना, यानी एक फैमिली के अंदर, तो उसका नाम वो ऑलरेडी पहले रख देते हैं ना। फॉर एग्जांपल उन्होंने नाम रखा अली। अब नेक्स्ट उनके घर में कोई बेटा पैदा हुआ तो वो उसका नाम अली नहीं रखेंगे, एक किस्म का वो कहेंगे कि ये तो ऑलरेडी हमने अली उसका नाम रख दिया था, तो अब सेम नाम हम दोबारा नहीं दे सकते। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले होते हैं वो कुछ वर्ड ऑलरेडी किसी पर्पस के लिए यूज़ कर देते हैं और हमें बाउंड कर देते हैं कि आप इन वर्ड्स को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे किसी पर्पस के लिए, ताकि एम्बिग्युइटी ना आए। उनको हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट टोटल सी लैंग्वेज के अंदर 32 वर्ड्स हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, फॉर, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। उसके बाद अगर वेरिएबल्स की बात की जाए तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल नॉर्मली हम कहते हैं कि वो होते हैं जो चेंज होते हैं, और कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो कांस्टेंट हम कहते हैं कि जो चेंज नहीं होते। मैथ में भी एक्स वाई इनको हम वेरिएबल्स कह रहे होते हैं, और कांस्टेंट हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे 1 2 3 11.5, ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और एक्स वाई इस तरह हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक मेमोरी का नाम होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं। यानी
हम मेमोरी के अंदर एक बॉक्स रिजर्व कर लेते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम कोई वैल्यू रखेंगे भी सही, और जब हमें ज़रूरत होगी हम उठा भी लेंगे। और उस बॉक्स को हम कोई नाम दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मास दे देते हैं, हम कोई भी इस तरह का वेरिएबल नेम दे सकते हैं। और ये नेम इसलिए देते हैं कि एक तो उसका अपना एड्रेस होता है ना उस वेरिएबल का जो हम बॉक्स बनाते हैं, दूसरा नाम देना हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हम उसके अंदर उस नाम के साथ वैल्यू रख सकते हैं और उठा सकते हैं। यानी मैंने एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाया तो वहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा एक्स नाम से, तो मैं जब कहूँगा एक्स के अंदर 10 रख दो तो वो उस जगह पे जाके 10 स्टोर कर देगा। जब मैं उसे कहूँगा कि 10 मुझे वापस लेके आओ तो 10 वो वहाँ से एक्स कहूँगा एक्स की वैल्यू उठा के लाओ तो 10 मुझे रिटर्न करेगा। और कांस्टेंट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती और हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 है, 11.5 है। इसी तरह हमारे डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट की टाइप्स की अगर बात की जाए तो इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, फ्लोट कांस्टेंट हो सकता है, उसके बाद डबल सॉरी उसके बाद करैक्टर कांस्टेंट, उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये डिफरेंट टाइप के हमारे क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट में क्या वैल्यूज़ आएंगी, 1 9, यानी डिस्क्रीट वैल्यू जिसमें हमारे पास पॉइंट्स नहीं होते, यानी विदाउट फ्रिक्शनल पॉइंट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे 1 9, इसी तरह माइनस में भी हो सकते हैं, -99। कोई भी इस तरह की वैल्यू जो है वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाती है। फ्लोट कांस्टेंट जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स आ जाता है, जैसे 11.5 -99.1, यानी नेगेटिव भी हो सकती हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं। ठीक है, फ्लोट कांस्टेंट इनको हम डेसिमल कांस्टेंट वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है करैक्टर कांस्टेंट की। अगर करैक्टर कांस्टेंट की बात की जाए तो कीबोर्ड पे मौजूद जितने भी सिंगल करैक्टर्स हैं उनको हम एज अ करैक्टर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए है, इसको भी करैक्टर कांस्टेंट कह सकते हैं। और याद रखिएगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो करैक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अब मैं कोई भी स्टैरिक ले लेता हूँ तो ये भी करैक्टर कांस्टेंट होगा। तो कोई भी इसी तरह मैं 9 ले लेता हूँ और इसको भी मैं करैक्टर कांस्टेंट लूँ तो मैं इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखूँगा। यही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर 9 वैसे लिखूँ तो 9 क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है। इसको मैं अगर सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दूँगा तो ये क्या होगा, ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर याद रखिएगा, करैक्टर कांस्टेंट में एक करैक्टर आता है, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक से ज़्यादा करैक्टर भी आ सकते हैं, जैसे ABC। ठीक है, या कोई भी आप हेलो लिख देते हैं, और लाजमी नहीं है इसमें अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स आए, इसमें भी कीबोर्ड पे मौजूद कोई भी करैक्टर्स आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमेशा डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर वेरिएबल को डिस्कस करने से पहले मैं डेटा टाइप को डिस्कस करना चाहूँगा। डेटा टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ डेटा हमारा कौन कौन सा हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो उसी के हिसाब से हमने देखना है। तो जैसे हमने कहा कि इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसी तरह करैक्टर कांस्टेंट हो सकता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। तो इसी हिसाब से हमने डेटा टाइप्स बनाई हुई हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। यानी हम अपने डेटा को डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखा जाता है। इसी तरह फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें यानी ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं इसमें दो यूज़ होते हैं, एक फ्लोट यूज़ होता है और एक
डबल यूज़ होता है। यानी ये दोनों ही डेसिमल पॉइंट्स वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, उनके लिए क्या होते हैं, ये दो यूज़ होते हैं। अब यानी जो हमारी इस तरह की वैल्यूज़ होंगी 19 -99, ये सारी वैल्यूज़ किसके अंदर आएंगी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी इंटीजर डेटा टाइप्स के अंदर। यानी इनकी क्लास कौन सी बनती है, इंटीजर। यानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर हम टाइप्स ऑफ डेटा, जब हमसे पूछा जाएगा कि इस तरह की वैल्यू आपने रखनी है तो कौन सी टाइप बनेगी, डेटा टाइप बनेगी, तो हम कहेंगे इंटीजर। अगर हमसे कहा जाएगा कि इस तरह की आपकी कोई वैल्यू है तो हम कहेंगे कि हम फ्लोट के अंदर भी रख सकते हैं, डबल के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन फ्लोट और डबल के अंदर फ़र्क क्या है, जस्ट और जस्ट साइज़ का फ़र्क है। यानी आप कह सकते हैं कि ये छोटा बॉक्स है और ये बड़ा बॉक्स है, तो बड़ा बॉक्स है तो ये बड़ी वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इंटीजर याद रखिएगा 4 बाइट का होता है, और फ्लोट जो है ये भी 4 बाइट का होता है, और डबल जो होता है इसका जो साइज़ होता है, मेमोरी का साइज़, वो 8 बाइट होता है। यानी ये फ्लोट से डबल वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इंटीजर में भी फर्दर अगर देखें तो फर्दर इसकी सब टाइप्स हैं, जैसे शॉर्ट इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है। शॉर्ट में शॉर्ट इंटीजर 2 बाइट्स का होता है, यानी वो भी वैल्यूज़, इन्हीं वैल्यूज़ को, सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसमें जस्ट फ़र्क क्या है कि वो साइज़ में छोटा होता है, तो थोड़ी वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा। जैसे इंटीजर में हम कोई बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये एक वैल्यू है जो फॉर एग्जांपल इंटीजर में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए फिर मुझे लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा। और लॉन्ग इंटीजर क्या करता है, 8 बाइट साइज लेता है, तो लॉन्ग इंटीजर के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह साइन इंटीजर भी होता है, साइन इंटीजर भी होता है, एक पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होता है और एक नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए होता है। इसके बाद डबल के बाद हमारे पास आ जाता है इसकी डेटा टाइप, करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप जो है वो इस तरह की वैल्यू, यानी करेक्टर कांस्टेंट को हमने जब स्टोर करना हो वेरिएबल्स के अंदर, तो हम किसको यूज़ करते हैं, हम करेक्टर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। यानी ऐसी वैल्यूज़ के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो क्या यूज़ होगी, करेक्टर यूज़ होगी। अब इन डेटा टाइप का हमारा यूजेज कहाँ पे आता है, ये डेटा टाइप कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो जब भी हम वेरिएबल, जो हमने ऑलरेडी बात की कि हम वेरिएबल बनाते हैं मेमोरी के अंदर और वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, आप ऐसे सपोज करें कि आप बाज़ार से एक डब्बा लेने गए हैं जिसके अंदर आपने सामान कुछ पैक करना है, तो अब उस दुकानदार ने आपसे पूछा कि किस तरह का आपका सामान है, मैं उस तरह से आपको कोई डब्बा अरेंज कर दूं। यानी वो उससे अंदाज़ा लगाएगा कि इसको कितना साइज़ का डब्बा चाहिए और क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए डब्बे की। तो बिल्कुल हम जब वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हमने वैल्यू स्टोर करनी होती है, तो हम साथ में उसको टाइप बता देते हैं कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो वो जो वेरिएबल बनाता है, यानी वो जो बॉक्स मेमोरी के अंदर बनाता है, वो उसी हिसाब से उस साइज़ का बॉक्स बनाता है। तो वेरिएबल ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिस्कस करूँगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात की जाए तो इसके अंदर याद रखिएगा हमारा जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स होता है सिंपल, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। डेटा टाइप आ जाती है, यानी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप सिंटैक्स के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है वेरिएबल नेम। यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें हो जाती हैं, वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाता है और डिफाइन भी हो जाता है। यानी हम एग्जांपल में अगर लिखें तो एग्जांपल क्या होगी, जैसे मैं लिखता हूँ इंटीजर x, तो इसका मतलब है x नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसकी टाइप मैंने क्या बताई, इंटीजर। यानी x को अब वो जो x वाला बॉक्स बनाएगा वो क्या, कितने साइज़ का बनाएगा, वो 4 बाइट का बनाएगा। इसी तरह देखें यहाँ पे मैं फ्लोट या आप कह लें कि डबल y कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, वो ऐसा बॉक्स बनाएगा जिसके अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यू जा सके। ठीक है,
जिसके अंदर 11.5 जा सके, क्योंकि अगर x के अंदर मैं 11.5 स्टोर करूं तो वो उसने जो वो बॉक्स बनाया वो इंटीजर टाइप का बनाया, उसमें वो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। हाँ, जो डबल यहाँ एक तो साइज भी बड़ा है, आप बड़ी वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं और दूसरा पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम साथ में क्या करते हैं, डेटा टाइप देते हैं ताकि उस टाइप का हमारा वेरिएबल बन जाए और उस तरह की वैल्यू हम क्या कर सकें, उसके अंदर स्टोर कर सकें। इसमें याद रखिएगा कि वेरिएबल आपका डिफाइन भी हो जाता है और डिक्लेयर भी हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर भी हो जाता है और डिफाइन भी हो जाता है। तो डिक्लेरेशन अगर सिंपल आपने करनी हो तो आप एक्सटर्न कीवर्ड जो होता है वो साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सटर्न इंट एक्स लिखूँगा तो अब वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन डिफाइन नहीं होगा, यानी उसकी मेमोरी एलोकेट। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिक्लेरेशन में जो होता है वो सिंपल आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या डेटा टाइप होगी और क्या वेरिएबल का नेम होगा, लेकिन डिफिनेशन में आपकी मेमोरी भी क्या कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है। ठीक है, यानी जाके वहाँ पे बॉक्स क्या किया जाता है, उस नाम से रिजर्व कर दिया जाता है डेफिनेशन के अंदर। तो अगर जस्ट आप डिक्लेरेशन करेंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन तो चली गई कि डेटा टाइप वेरिएबल की इंट होगी और जो उस वेरिएबल का नाम होगा वो एक्स होगा, लेकिन अभी तक हमने बॉक्स नहीं बनाया, रिजर्व नहीं किया मेमोरी के अंदर। तो अगर आप ये लिखेंगे तो डिक्लेरेशन भी हो जाएगी और डेफिनेशन भी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, या सॉरी, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल का मतलब होता है कि आपने एक बॉक्स तो रिजर्व कर लिया, आपने उसको नाम भी दे दिया, अब आप उसके अंदर वैल्यू रखवाना चाहते हैं। तो दो तरीके होते हैं किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के, या आप कह सकते हैं तीन मेथड है बेसिक। एक है कि आप उसको असाइन कर सकते हैं वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए। ये क्या कहलाता है, आप मैथ के अंदर इसको इक्वल टू का सिंबल कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपने इसको क्या कहना है, असाइनमेंट ऑपरेटर कहना है। ठीक है, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड होता है यूज़र से कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए। उसके लिए हमारा स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ होता है जो कि हम बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है मेथड, वो फाइल से डेटा रीड करने का है। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल जब भी बात की जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर की ही बात की जाएगी। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है, दो ही साइड बनेगी। तो हमेशा याद रखिएगा जो लेफ़्ट साइड होगी इस पे वेरिएबल नेम हमेशा आएगा, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमेशा आपने वेरिएबल नेम रखना है। राइट साइड पे वैल्यू आ सकती है। अब वैल्यू के अंदर क्या क्या हो सकता है, वैल्यू के अंदर याद रखिएगा कि हो सकता है कि कोई वेरिएबल हो, यानी एक्स असाइन एक्स असाइन टू वाई, यानी वाई की वैल्यू आप क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे एक्स को। एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर वाई, ये बनेगा वाई असाइन टू एक्स, यानी वाई की वैल्यू आपने एक्स को दे दी। इसी तरह वैल्यूज़ में वेरिएबल आ सकता है, कोई कांस्टेंट आ सकता है। आप एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब है ये किसकी है, कांस्टेंट की एग्जांपल है। या कोई एक्सप्रेशन आ सकती है। एक्सप्रेशन याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कम्बिनेशन ऑफ होता है ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड का, यानी एक्सप्रेशन की अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई। अब इसके अंदर देखें तो दो ऑपरेंड्स हैं एक्स और वाई, और एक ऑपरेटर है एडिशन का। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें तो एक्स प्लस 5, तो एक ऑपरेटर है और दो ऑपरेंड, एक्स और 5 क्या है, ऑपरेंड। अगर इसके अंदर मैं एक और यहाँ पे डाल देता हूँ 2, तो आप देखें इसके अंदर तीन ऑपरेंड हैं, एक्स 5 2, ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं। और यहाँ पे एडिशन का सिंबल और डिवीजन का सिंबल जो है वो क्या है, इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं। तो एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें एक्स हमारा वेरिएबल है तो एक्स 5,
ये क्या है, ये असाइन किया हमने x को 5, तो ये किसकी एग्जांपल है, कांस्टेंट की एग्जांपल है। इसी तरह आप देखें कि मैं y को x असाइन कर देता हूँ, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये वेरिएबल, यानी हमने क्या असाइन किया, वेरिएबल को वेरिएबल ही असाइन किया। लेफ्ट साइड पे तो हमेशा वेरिएबल ही आएगा। अब हमने राइट साइड पे भी वेरिएबल रखा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू ली जाएगी और y को दे दी जाएगी। उसके बाद आप एग्जांपल के तौर पर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5, तो 5 ऑलरेडी x के अंदर पड़ा है, तो 5 प्लस 5 होके x के अंदर क्या चला जाएगा, 10। तो ये किसकी एग्जांपल है, एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। तो इस तरह हम असाइन करते हैं वैल्यू वेरिएबल्स को। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन को। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को अगर डिस्कस किया जाए तो याद रखिएगा इसका जो सिंटैक्स है, तरीकाकार है, इसका भी सिंटैक्स प्रॉपर अगर आप लिखना चाहें तो सिंटैक्स लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन का अगर सिंटैक्स लिखा जाए तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आपका आपने यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, आप कह सकते हैं कि कम्बिनेशन है दोनों का, किसका, डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का कम्बिनेशन है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल। इन दोनों का ये क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जो है कम्बिनेशन है। इसका सिंटैक्स लिखें तो सिंटैक्स से ही आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर वैल्यू। अब देखें डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ये क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हम लिखते हैं। और असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल में क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। और ये जो वेरिएबल नेम 2 बार आ रहा है, असाइनिंग वैल्यू में भी आ रहा है और वेरिएबल डिक्लेरेशन में, उसको 1 बार लिख दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं डिक्लेयर करता तो ऐसे डिक्लेयर करता और वैल्यू देता तो फिर यहाँ पे वैल्यू देता। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूँ तो कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, x 5, ऐसे इन दोनों को। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस x को एक ही बार, वेरिएबल नेम को एक ही बार लिखेंगे। तो ये मैंने दोनों को ऊपर, दोनों जो मौजूद हैं दो, उनको एक ही लाइन में लिख दिया इस तरह कंबाइन करके। तो इसको नाम क्या देंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या कंसेप्ट कहलाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे जल्दी से वो ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर में जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करते हुए, जिसके अंदर मैंने कहा कि हमारे ऑपरेटर्स भी आते हैं और ऑपरेंड्स भी आते हैं। ऑपरेटर यानी जो ऑपरेंड्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के हम क्या करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जैसे 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है तो एडिशन का ऑपरेटर क्या होगा, यूज़ होगा। तो ऑपरेटर में सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबको पता है कि प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये और इसके साथ एक और ऑपरेटर भी यूज़ होता है जिसको हम मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। इसको मॉडुलस भी ऑपरेटर भी कहते हैं और रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि हमें रिटर्न करता है जो जब हम डिवीजन करते हैं। और जो रिमाइंडर आता है यानी 2 इंटीजर वैल्यूज़ के दरम्यान में, ये भी याद रखिएगा, ये जो ऑपरेटर है रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर, ये 2 इंटीजर वैल्यूज़ के दरम्यान में यूज़ होता है। और इसको जब यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास डिवीजन जैसे क्वोशंट की वैल्यू देता है तो ये रिमाइंडर की वैल्यू देता है। जैसे इस सिनेरियो में हमें आंसर क्या मिलेगा, इसका 2 आंसर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की बात की जाए तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है। इसमें जैसे सिंगल इक्वल टू का सिंबल असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू का सिंबल इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है। यानी 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करना हो, इक्वल है
तो इक्वल टू का सिंबल यूज़ होता है, जैसे x इक्वल टू वाई। इसका रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर हमेशा याद रखिएगा, ट्रू और फॉल्स में इसके आंसर आते हैं। इसमें हमें ट्रू या आंसर ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में। फॉल्स 0 से रिप्रेजेंट होता है और ट्रू इसमें किस से रिप्रेजेंट होता है, 1 से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू। इसमें नॉट इक्वल टू का सिंबल कुछ इस तरह होता है। तो ये हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर हैं। उसके बाद अगर ऑपरेटर की बात की जाए तो कंडीशनल ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड के साथ यूज़ होता है। जैसे x ग्रेटर देन y, तो अब कंडीशनल ऑपरेटर जो इसमें है वो ये हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। और अब इसके आगे मैं यहाँ पे वो स्टेटमेंट या वो चीज़ लिखूँगा जो ट्रू पे मुझे करनी है, प्रिंट करवानी है, या जो भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करवानी है या कुछ भी काम करना है ट्रू पे। तो अगर ये स्टेटमेंट का आंसर ट्रू हुआ तो ये वाला चलेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स होने पे यहाँ पे लिखी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगी, ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा क्या है, इसको कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड हमारे यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, याद रखिएगा, ये यूनरी ऑपरेटर कराते हैं, क्योंकि x प्लस वाई तो 2 ऑपरेंड के साथ एडिशन का यूज़ होता है। इसी तरह हमारे पास यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी, रिलेशनल ऑपरेटर भी। बाइनरी ऑपरेटर इसलिए क्योंकि ये 2 ऑपरेंड के साथ यूज़ होते हैं। और इसी तरह यूनरी ऑपरेटर भी होते हैं। यूनरी ऑपरेटर में जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पता है कि इंक्रीमेंट एक ऐड करवाता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक सब्ट्रैक्ट करवाता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डबल माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक प्रीफिक्स होता है और एक पोस्टफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स में जस्ट ये याद रखना है, प्री के वर्ड से याद रखना है कि पहले, ठीक है। तो एक तो सिंबल भी इंक्रीमेंट का होगा या डिक्रीमेंट का होगा, वो पहले आएगा वेरिएबल नेम से, ठीक है, जो भी ऑपरेंड होगा उससे पहले आएगा। और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पहले करता है और वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू को यूज़ करता है जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद आती है। और पोस्ट पैड से याद रखिएगा, यानी आप पहले कॉल्स करते हैं और बाद में बिल देते हैं पोस्ट पेड के अंदर, और प्री पेड के अंदर आप पहले बैलेंस डलवाते हैं और बाद में आप उसको यूज़ करते हैं। तो पोस्ट फिक्स में इसी तरह क्या होता है कि एक तो पोस्ट यानी बाद में आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसके अंदर जो है वो पुरानी वैल्यू पहले यूज़ होती है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, बाद में यूज़ होता है। और ये सारे यूनी ऑपरेटर हैं। यूनी ऑपरेटर क्यों हैं? क्योंकि ये एक ऑपरेंड के साथ क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में बात की जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, और नॉट ऑपरेटर है। एंड के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये, और के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये, और नॉट ऑपरेटर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये। एंड ऑपरेटर ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं तो एक से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे x ग्रेटर देन y, और दूसरी कंडीशन है कि y ग्रेटर देन z, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी y ग्रेटर देन x कह दें, तो हम कहेंगे कि इन 3 नंबर में से x y z में से y जो है वो ग्रेटर है, अगर ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। जब प्रोग्रामिंग में इनको एक साथ लिखना होगा तो दरमियान में क्या लगाएंगे, एंड ऑपरेटर। और एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, तभी ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। आर लगा देंगे तो आर का क्या होगा कि इनमें से कोई भी एक ट्रू होगी तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। फॉल्स सब होगा जब दोनों फॉल्स होंगी। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, वो ट्रू को फॉल्स बना देता है, यानी x ग्रेटर देन y, इसका आंसर अगर ट्रू है और नॉट ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं
तो वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं वो दरअसल इस तरह यूज़ होते हैं कि ये जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर। और इसके अंदर ये देखें कि अगर आप सिंपल लिखें तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे x+5 या x+y, ठीक है। तो इसको अगर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से लिखना चाहें तो आप सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं हमारे। इसके अलावा यहाँ तक हमारे ऑपरेटर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स की, जो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होते हैं, सॉरी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में अगर हम बात करें सबसे पहले स्ट्रक्चर की, तो वो होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, यानी टाइप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस सीक्वेंस से सॉरी वो किस तरह एग्जीक्यूट होंगी। उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर में सीक्वेंस के अंदर, यानी जिस तरतीब के साथ आपने स्टेटमेंट को लिखा है उसी तरतीब के साथ वो एग्जीक्यूट करेगा सीक्वेंस के अंदर। यानी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। और जो नेक्स्ट है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में कंडीशनल बेस्ड आपकी स्टेटमेंट होती हैं, यानी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। यानी आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है सीक्वेंस में, तो जैसे मैं कह रहा हूँ तरतीब के साथ सारी सीक्वेंस में चलेंगी। आपने 10 स्टेटमेंट लिखी हैं तो पहले से लेकर 10 तक सीक्वेंस में तमाम चलेंगी। लेकिन कंडीशनल या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि अगर आपने 10 स्टेटमेंट लिखी हैं तो हो सकता है उसमें से कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि हो सकता है कि कंडीशन क्या हो रही हो, फॉल्स हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके वालिद आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, रिटर्न में दे दें या वैसे बोल दें कि अगर आप लोग फर्स्ट पोजीशन लेते हैं तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा और मोबाइल लेके दूंगा, कुछ चीज़ें गिफ्ट वगैरह कहते हैं। तो अब देखें ये कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट है, ये लाजमी नहीं है, लिख तो दी गई है। अब रिज़ल्ट आने पे ये हो सकता है कि वो ये पूरी करें, हो सकता है ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका रिज़ल्ट फर्स्ट पोजीशन ना आए। तो फर्स्ट पोजीशन नहीं आएगी तो वो अब इस स्टेटमेंट को पूरा करने का हक नहीं रखते। अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है तो फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम कंडीशनल बेस्ड हमारी स्टेटमेंट होती हैं कि आया एग्जीक्यूट होंगी या नहीं होंगी। और इसी तरह जैसे ट्रू होने पे हम कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं तो हम कुछ फॉल्स होने पे भी क्या करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके बाद रेपिटेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए या रेपिटेशन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट जो होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं। यानी हमारा कोई पैटर्न है, हमारी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उनको हम बार बार लिखें। उससे बेहतर है कि क्या करें हम रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, लूपिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, हम इसको यूज़ करते हुए अपनी स्टेटमेंट को क्या करवाएंगे, रिपीट करवाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फंक्शन कॉल किया जाती है, यानी आप इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर में ना भी लिखना चाहें तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में नहीं भी इसको किया जाता डिस्कस, लेकिन अगर आप डिस्कस करना चाहें तो फंक्शन कॉल के नाम से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर। फंक्शन कॉल क्या होती है कि आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट मॉड्यूल बना देते हैं अपने प्रोग्राम के। जैसे हम एक कैलकुलेटर बनाते हैं तो एडिशन का डिफरेंट मॉड्यूल बना देते हैं, सब्ट्रैक्शन का अलग। अब ये जो मॉड्यूल होता है जी, जब भी हमें चाहिए होता है हम उसको कॉल करते हैं और उस कॉल करने पे वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अब इसको 10 बार हम कॉल करें, 20 बार कॉल करें तो एक ही जगह हमने एक बार एक फंक्शन या एक मॉड्यूल लिखा था और उसको जितनी बार चाहे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इससे हमारा क्या होता है, आसान हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है प्रोग्राम की।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। सीक्वेंस स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा सी प्रोग्राम का। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले तो आप इसको बाकायदा आपने रट्टा लगा लेना है, क्योंकि याद रखिएगा जब भी बात होती है रट्टा की तो हमारे माइंड में आ जाता है कि रट्टा पता नहीं क्या चीज़ है और रट्टा लगाना बुरी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एज इट एज होती हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना सिंटैक्स। तो सिंटैक्स हमने कहा था कि सिंटैक्स की कोई गलती नहीं कर सकते वरना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब याद रखिएगा ये जो सिंटैक्स है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये जैसा लिख दिया गया है वैसे का वैसा ही रहना है और आप को फोर्स किया जाता है कि आपने वैसे ही लिखना है, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जितना भी सिंटैक्स है आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ एडिशन या चेंजेस नहीं कर सकते। वो जैसा सिंटैक्स है आपने वैसा ही यूज़ करना है। हाँ, आप लॉजिक के ऊपर क्या कर सकते हैं, हर बंदा अपनी प्रॉपर लॉजिक डिफरेंट बना सकता है डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अपना सकता है, लॉजिक डिफरेंट यूज़ कर सकता है। लेकिन जो उसका सिंटैक्स है, जो तरीकाकार है, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही आपने लिखना है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर उसको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको हैश इंक्लूड लिखना पड़ता है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। तो ये आपको ऐसे लिखना है, आप अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसको आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी है लाजमी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर जस्ट अभी हम लिखते हैं रिटर्न 0। तो ये हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर किसी को याद होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड हुई, उसके बाद यहाँ पे हमने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, याद तो आपने करना है। इसमें सबसे पहले ये जो हैश है, ये हैश रिप्रेजेंट कर रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, यानी हैश जो है वैसे अगर डायरेक्ट इसको कहें तो ये इंक्लूड डायरेक्टिव होता है, जो कि टाइप है किसकी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की दो टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक टाइप क्या होती है, इंक्लूड डायरेक्टिव। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है, सॉरी पूरा लिख लें, हैश इंक्लूड क्या है, इंक्लूड डायरेक्टिव है। दो किस्म की टाइप्स होती हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, जिसमें से एक मैंने कहा कि इंक्लूड डायरेक्टिव टाइप है, जिसमें हम कैसे लिखते हैं, हैश इंक्लूड, और ये यूज़ होती है इंक्लूड डायरेक्टिव लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए। ठीक है, और इसको टॉप ऑफ द प्रोग्राम क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो जब भी हमें हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल यूज़ करनी होगी, हम कौन सा प्री प्रोसेस डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, और उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, हैश इंक्लूड। और याद रखिएगा ये हमेशा हैश सिंबल से क्या होता है, स्टार्ट होता है। जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसकी निशानी क्या है कि वो हैश से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह दूसरा जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश डिफाइन है, और ये वाला यूज़ होता है कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए। कांस्टेंट को डिफाइन जब आपने करना होता है तो आप हैश डिफाइन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं हैश इंक्लूड की, तो हमें समझ आ गई होगी कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है जो कि हैश से स्टार्ट होता है, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में से ये उसकी सब टाइप में से कौन सी टाइप है, इंक्लूड डायरेक्टिव, और ये यूज़ होती है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए। और ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने इसको भी कंसिडर करना है जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कर रहे हो, तभी आप समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ ना, तो इस प्रिंट एफ को कंपाइलर नहीं समझता, क्योंकि इस प्रिंट एफ की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ दूँ, और पैराग्राफ का जो उसके अंदर वर्डिंग है, बहुत सारी मुश्किल वर्डिंग हो, और उसके जो वर्ड्स हैं वो आपको समझ ना आ रहे हों, तो आप कहेंगे सर हमें तो समझ ही नहीं आ रही ये वर्ड्स क्या हैं। तो उसके लिए मैं अगर आपको साथ में डिक्शनरी प्रोवाइड कर दूं कि ये फ़लाँ डिक्शनरी भी आप साथ में रखें, और फिर आप इसको ट्रांसलेट करें, तो आप क्या कर लेंगे इजीली, जो भी वर्ड आप सबको समझ नहीं आएगा आप कहाँ क्या करेंगे, डिक्शनरी से देख लेंगे।
बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये कंपाइलर नहीं समझ सकता अगर हम ये इंक्लूड नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनकी डेफिनेशन कहाँ लिखी होती है, इनकी डेफिनेशन इन हेडर फाइल, इन लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर लिखी होती है। तो जिस किस्म की चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड हमें हेडर फाइल या लाइब्रेरी फाइल्स ऊपर क्या करवानी पड़ती हैं, इंक्लूड लाजमी करवानी पड़ती हैं। तभी जो हमारा कंपाइलर है वो क्या कर पाएगा, प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पाएगा। तो ये वाली हैश इंक्लूड यानी ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको साथ में इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आपने फ़लाँ लाइब्रेरी साथ में रखनी है, इसी तरह ये कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने साथ में इनको भी लेके चलना है ताकि आप प्रॉपर ट्रांसलेशन कर सको। और हैश इंक्लूड डायरेक्टिव जो है ये यूज़ होती है लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए, और हैश डिफाइन डायरेक्टिव जो है वो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आप कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में याद रखिएगा दो चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये पूरी क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर क्या आ जाती हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं, एक फंक्शन हेडर और दूसरा आ जाता है फंक्शन बॉडी। अब फंक्शन हेडर की अगर बात की जाए तो ये फंक्शन हेडर है, इंट, मेन और पैरेंथेसिस तक ये क्या है, फंक्शन हेडर। और इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस तक ये फंक्शन की क्या है, बॉडी है। अब फंक्शन हेडर के अंदर याद रखिएगा तीन चीज़ें आती हैं। फंक्शन हेडर के अंदर या इसका सिंटैक्स की बात की जाए तो तीन चीज़ें आती हैं इसमें। सबसे पहले आती है रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, और उसके बाद आता है पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस में आप लिखते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर लिस्ट जो भी होगी आप पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड के साथ लिख देंगे। और रिटर्न टाइप हमेशा याद रखिएगा एक ही आती है। जैसे यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न 0 भी करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है। वॉइड का मतलब क्या होता है, वर्ड भी एक किस्म की डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। यानी जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होंगे ये तो तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे वाइड लिखेंगे। यानी आपने किसी को पुकारा लेकिन उससे वापसी कोई चीज़ डिमांड नहीं की, कोई चीज़ उसने लेके नहीं आनी आपकी तरफ, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाइड यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपको वही टाइप देनी होती है जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे होंगे। जैसे 0 रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट हमने रिटर्न टाइप लिखी हुई है। तो सबसे पहले जब भी फंक्शन हेडर लिखा जाएगा सबसे पहले रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद फंक्शन नेम। अगर आप अपना यूज़र डिफाइन फंक्शन बना रहे होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन जो होता है ये आप कह लें कि मेन फंक्शन जो है एक नेसेसरी फंक्शन है, जो आप चाहे जितने मर्जी फंक्शन बना लें, जब भी आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते, 10 फंक्शन लिख देते हैं और उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है तो आपकी आउटपुट नहीं आएगी, आपकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। आप ऐसे एग्जांपल लें कि 10 मजदूर तो ले आए हैं लेकिन आपके पास मिस्त्री नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। जो मेन काम है वो मिस्त्री ने करना होता है। तो बिल्कुल ये जो मेन फंक्शन है इस यहीं से एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट होती है। ये हमेशा याद रखिएगा, मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो जब भी आप चाहे सिर्फ मेन फंक्शन लिखें और उसके अंदर स्टेटमेंट या 10 और फंक्शन बनाएं, आपको मेन फंक्शन लाजमी लिखना होगा और वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाकी फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। तो मेन हमारा एक मेन फंक्शन है, ज़रूरी फंक्शन है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। और इसकी पैरामीटर लिस्ट के अंदर यानी इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखते क्योंकि हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। अगर आप कोई अपना फंक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे अगर आपके कुछ भी आर्गूमेंट पास हो रहे हैं तो आप यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट लिख सकते होते हैं। तो फंक्शन हेडर में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एक रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस में हमारे क्या आते हैं, पैरामीटर लिस्ट आती है। याद रखिएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन और फंक्शन में फ़र्क ही यही होता है कि ये देखें, ये जो इंट एक्स है ये वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ तक इसको छोड़ देता हूँ तो ये वेरिएबल है। अगर मैं इसके आगे पैरेंथेसिस डाल देता हूँ तो ये आप फंक्शन हेडर बन जाता है। तो फंक्शन नेम और वेरिएबल में जो डिफरेंस होता है वो इन पैरेंथेसिस से ही हमें पता चल रहा होता है। हमेशा फंक्शन नेम के बाद क्या आएंगी, पैरेंथेसिस आएंगी, और वेरिएबल नेम के बाद ये पैरेंथेसिस नहीं आती।
तो उसके बाद ये हमारी फंक्शन बॉडी आ गई जिसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ फंक्शन लिखता हूँ जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड क्या करता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। अब प्रिंट एफ फंक्शन याद रखिएगा, ये स्क्रीन पे कोई चीज़ भी जब भी हमने डिस्प्ले कुछ करवाना होगा तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। और प्रिंट एफ फंक्शन यानी आपने सिंपल लिख लेना है प्रिंट एफ फंक्शन, और ये इसके आगे लिख देना है कि ये स्क्रीन पे आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। सिंपल सी बात है। अब इसको जो यूज़ करने का तरीका है वो ये है कि डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी चीज़ देंगे उसको आप स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर, या आप इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग उस वक्त कहते हैं जब हमारे इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट स्पेसिफायर या एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ होंगे, लेकिन आप सिंपल इसको क्या कह सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जैसे हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा है तो ये एज इट एज डिस्प्ले होगा। यानी मैंने कहा कि प्रिंट एफ जो है ये क्या है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, और ये याद रखिएगा ये बिल्ट इन फंक्शन है, यूज़र डिफाइन फंक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ फंक्शन है जो कि क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है आउटपुट को किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। जब भी हमें स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करने के लिए कहा जाएगा हम प्रिंट एफ को यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स ये है कि प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आप क्या लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। लेकिन अभी हम कहते हैं कि हमने जस्ट और जस्ट क्या करनी है, कोई एज इट एज डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है। तो प्रिंट एफ के अंदर जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा डबल कोटेशन में, तो ये एज इट एज डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपने अभी से ये बात याद रख लेनी है कि ये जो प्रिंट एफ है इसके अंदर दो चीज़ें होंगी जो एज इट एज कभी डिस्प्ले नहीं होंगी। एक जो स्लैश के साथ यूज़ होती है, और इनको एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछ लेता है कि वो कौन सी चीज़ है जो आप प्रिंट एफ के अंदर डबल कोटेशन में लिखेंगे और वो एज इट एज डिस्प्ले नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं जो स्लैश के साथ स्लैश एन स्लैश टी, या आप सिंपल कह सकते हैं जो एस्केप सीक्वेंस है वो एज इट एज डिस्प्ले नहीं होते। और दूसरे जो परसेंटेज के साथ यूज़ होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते। इसके अलावा आप इस डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। जस्ट आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एस्केप सीक्वेंस और एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये एज इट एज डिस्प्ले नहीं होंगे। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो जस्ट स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं कि अगर मैंने किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है प्रिंट एफ के अंदर, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ उसका सिंटैक्स क्या होगा, इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसके बाद कामा के बाद हमारी क्या आ जाएगी, वेरिएबल लिस्ट, या आप एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आपका वेरिएबल 1 आ जाएगा। अगर मल्टीपल वेरिएबल हैं तो इसी तरह वेरिएबल 2, अगर अप टू आप कह सकते हैं वेरिएबल n तक आप क्या करवा सकते हैं, एक ही प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर सिंगल की बात की जाए तो सिंगल हम कह सकते हैं कि यहीं पे हमारा एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और अगर हम मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उसका भी इसी तरह ही सिंटैक्स लिखेंगे प्रिंट एफ के अंदर। तो जैसे मैंने इंट एक्स एक वेरिएबल लिया, इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5। अब इसकी वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर जो डिस्प्ले करवानी है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी, जैसे फॉर्मेट स्ट्रिंग में मैं एक्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आप बेशक लिख लें आउटपुट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा एक्स। लेकिन जस्ट इस तरह लिखने से कभी भी आपकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप एक्स ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है, यानी कौन सी डेटा टाइप है उसके मुताबिक आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। जैसे ये एक्स वेरिएबल इंटीजर टाइप का है,
इसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मुझे %d यूज़ करना पड़ेगा, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप कह सकते हैं कि ये जो %d है ये इंटीजर के लिए यूज़ होता है, %f जो है ये फ्लोट के लिए यूज़ होता है, %c जो है ये कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। सिंपल, अभी आप यही बेशक याद रख लें, ठीक है। तो अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आएगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आउटपुट लिखा जाएगा इस %d, क्योंकि मैंने कहा था कि आपने याद रखना है प्रिंट एफ में दो चीज़ें डबल कोटेशन में तो आप लिखेंगे, लेकिन वो एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होंगी, जिसमें मैंने कहा था फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। तो अब फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है तो हमेशा याद रखिएगा इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी x की वैल्यू, तो आउटपुट 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा अगर मैं यहाँ पे %d पहले यूज़ करता हूँ तो अब आउटपुट क्या आएगी, यहाँ %d की जगह x की वैल्यू रिप्लेस होगी और आउटपुट वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 और उसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा आउटपुट, ठीक है। तो ये इस तरह हमारी क्या करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करता है। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे %d एक और यूज़ कर लेता हूँ तो ये %d तो इस x की वैल्यू को रिप्लेस करेगा, लेकिन इस %d को भी चाहिए कोई वैल्यू जो वो रिप्लेस करे, और किस किस्म की वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू। तो अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो 5 यहाँ पे आउटपुट आएगी, एज इट एज लिखा जाएगा, फिर इस %d की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को भी प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की तो एक एग्जांपल देख ली, हम इधर ही कर लेते हैं कि उसके बाद हम यूज़ कर लेते हैं /n। अब देखें क्या /n एज इट एज डिस्प्ले होगी, तो ये भी एज इट एज डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि मैंने कहा था एस्केप सीक्वेंस भी एज इट एज स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होते। तो /n न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब है आप 5 के बाद न्यू लाइन आएगी, फिर आउटपुट लिखा जाएगा, फिर न्यू लाइन और फिर 10 डिस्प्ले होगा। /t इसी तरह मल्टीपल स्पेसेस के लिए होता है, नॉर्मल टैब स्पेसेस के लिए होता है। इसी तरह आप /b यूज़ करते हैं बैक स्पेस के लिए। तो मुख्तलिफ आप यूज़ करते हैं, /r यूज़ करते हैं कैरेज रिटर्न के लिए। तो वो आपने एक बार एस्केप सीक्वेंस को देख लेना है। एस्केप सीक्वेंस डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस है जो कि डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो /n और /t है। इनको आपने याद रखना है, /n न्यू लाइन के लिए और /t जो है वो टैब स्पेसेस के लिए। उसके बाद हम बात कर रहे थे, उम्मीद है यहाँ तक प्रिंट एफ की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के बाद हम जाएं सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे। हम यूजिंग कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए यूज़र से, यानी ये तो हमने एक एग्जांपल भी देख ली, या आप एक और एग्जांपल कर लें, जैसे इंट y और 10 और हम एक सम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर x प्लस y, और हम यहाँ पे क्या करते हैं रिज़ल्ट डिस्प्ले कर देते हैं सम इज़ सम। अब देखें x के अंदर 5 रखवाया, x वेरिएबल बनाया, एक y वेरिएबल x के अंदर 5, और ये इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल है, ये डिक्लेरेशन की एग्जांपल है, और ये असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल की एग्जांपल है। यहाँ पे भी क्या हो रही है, इनिशियलाइजेशन हो रही है, और क्या हो रहा है कि सम के अंदर क्या जा रहा है x प्लस 5, यानी 5 प्लस 10 क्या होगा 15। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा सम इज %d। सम की वैल्यू %d की जगह रिप्लेस होगी, जो कि 15 क्या हो जाएगा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो थी वैल्यूज़ मैंने असाइन की। मैंने कहा था कि एक और मेथड भी होता है, जब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी होती है या यूजिंग कीबोर्ड हमने वैल्यू लेनी होती है, तो फिर हम वैल्यू असाइन नहीं करते, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं करते या वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं करते। फिर उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ फंक्शन को। स्कैन एफ फंक्शन का अगर आप सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स अगर देखें सिंगल वेरिएबल के लिए उसका सिंटैक्स स्कैन एफ का, तो वो कुछ यूज़ होता है। स्कैन एफ बिल्ट इन फंक्शन है, तो एज इट एज स्कैन एफ लिखा जाएगा, और स्कैन एफ के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपने लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस टाइप की आप
को वैल्यू चाहिए होगी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस या रेफरेंस ऑपरेटर इसको कहते हैं। एंड का सिंबल आपने यूज़ करना है वेरिएबल नेम के साथ। अब इस वेरिएबल की नेम, जो भी वेरिएबल नेम होगा, यानी यहाँ पे जैसे x होगा तो x की वैल्यू हम लेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि x किस डेटा टाइप का है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये फ्लोट ले लेता हूँ और ऊपर वाला x ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो scanf अगर एग्जांपल के तौर पर हमने x की वैल्यू लेनी है तो x किस डेटा टाइप का है, इंटीजर का, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए क्या यूज़ होगा, %d, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करूँगा x। तो इसका मतलब है ये scanf फंक्शन अब क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू मुझे लेकर देगा। फिर उसके बाद अगर scanf में यूज़ करूँ y के लिए, तो यहाँ पे %f, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर अब क्या यूज़ करूँगा, %f, और एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करूँगा y। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें वेरिएबल का रेफरेंस भेजना होता है इसलिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर आप कहें तो मैं आपको एग्जीक्यूट भी कर देता हूँ ताकि आपको एक और चीज़ भी समझ आ जाए। हम यहाँ पे ऊपर हेडर भी लिख देते हैं, यहाँ था हेडर। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इंडेंटेशंस आप प्रॉपर, क्योंकि मैं वहाँ पे समझा रहा हूँ, लेकिन प्रोग्राम जब भी बनाते हैं उसकी इंडेंटेशन का प्रॉपर क्या करते हैं, ख्याल रखना होता है। ठीक है, हाँ सॉरी, हैश इंक्लूड डबल कोटेशन नहीं लगाने आपने, यहाँ पे stdio.h को ऐसे ही लिखना है। यहाँ भी हम कोई मिस्टेक करके बैठे हैं। चलें, हम असल में वहाँ पे सारे सिंटैक्स का ख्याल नहीं रख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि हमारा कर्सर क्या है, ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब देखें हम किसी को ये प्रोग्राम बना के दें और वहाँ पे ये कर्सर बार बार क्या कर रहा हो, ब्लिंक कर रहा हो, तो उसे समझ नहीं लगेगी कि आखिर ये प्रोग्राम चल नहीं रहा या क्या हो रहा है। दरअसल ये scanf फंक्शन जो हमने लिखा है ना, उसकी वजह से ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, और फिर ये लाइन, सीक्वेंस स्ट्रक्चर ये है ना, तो सीक्वेंस के अंदर पहली लाइन चली, फिर दूसरी लाइन चली, फिर उसके बाद तीसरी लाइन चली। तो तीसरी लाइन के मुताबिक क्या होना था कि यूज़र से इनपुट लेनी थी कीबोर्ड से। तो अब तब तक वो ब्लिंक करता रहेगा जब तक यूज़र कोई वैल्यू इंटर नहीं करेगा। तो यूज़र यहाँ पे वैल्यू इंटर करेगा तो उसके बाद ये scanf एक एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखें दूसरी लाइन पे, आप इंटर जब आप करते हैं तो दो काम होते हैं scanf में। आप जब यूज़र से इनपुट करते हैं और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो दो काम होते हैं, याद रखिएगा। एक क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है वो उस वेरिएबल में चली जाती है, और दूसरा उसके बाद आप क्या कह सकते हैं कि एक किस्म का यानी न्यू लाइन पे आप चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें न्यू लाइन पे कर्सर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। आप देखें यहाँ पे आपका दूसरा scanf, ये जो scanf है ये वाली चल रही है। अब आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू देंगे, जैसे मैंने 8 दी और इंटर किया तो सम इज़ 14, मुझे यहाँ पे आंसर क्या हुआ, मिल गया, क्योंकि इसके बाद ये लाइन चली थी, इसने सम किया था, और फिर ये लाइन चली और स्क्रीन पे मुझे आउटपुट क्या करवा दी, डिस्प्ले करवा दी। लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी scanf यूज़ करते हैं तो इसके अंदर साथ printf यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम चाहते हैं कि यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज तो शो हो कि उसने करना क्या है। तो इंटर फर्स्ट वैल्यू, कुछ ऐसा पैगाम हम दे दें ताकि यूज़र को पता चले हाँ इधर मुझे वैल्यू एंटर करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की scanf जब भी यूज़ करते हैं तो उसके साथ printf के अंदर ऐसी कोई स्टेटमेंट क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि उसने कोई यहाँ पे वैल्यूज़ इंटर करनी है। अब देखें यहाँ पे चला कर देखें तो जस्ट चेंज क्या होगा कि साथ में यहाँ पे अब सिर्फ कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा होगा, बल्कि यहाँ पे देखें साथ में क्या लिखा हुआ रहा है, इंटर फर्स्ट वैल्यू। तो अब पहले ये इंटर फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुई, फिर उसके बाद scanf पे रुक गया। जब आप वैल्यू देंगे तो वो x के पास वैल्यू चली जाएगी, फिर printf चलेगा।
आप यहाँ पे वैल्यूज़ देख लें 8। अब देखें इंटर सेकंड वैल्यू, फिर प्रिंट एफ चली, फिर स्कैन एफ की वजह से रुक गया, फिर आपने वैल्यू दी तो सम इज़ 13 क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो जस्ट हम स्कैन एफ के साथ प्रिंट एफ इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे जो बाकी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का ये जो ट्यूटोरियल है यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं आप समझ गए होंगे और इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, या जो भी लेक्चर आप सुनेंगे साथ साथ चीज़ें राइट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको बाद में ख़ुद से रिवाइज़ करना हो तो आप रजिस्टर से देख के रिवाइज़ कर सकें। अगर आपके लिए कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को भी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।